अब आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आज मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया। चेक करके हम वहाँ पे नेटवर्क पे चल रहा है सीबीडी फ्लोर। यहाँ भी चेक कर लेना। हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें लाइफ जो है वो चेंज हो रही है एसेट की। यानी कि पहले अगर एसेट की लाइफ 3 साल थी तो अब वो चेंज। ठीक है। सो चेंज इन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट, इनमें से कोई भी अगर चेंज होता है तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना है? कैरिंग अमाउंट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ इज योर न्यू डेप्रिसिएशन। लिख लिया? सवाल करें। अच्छा, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश एक्सपेंस, फिजिकल कैश निकल के नहीं जा रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? लिख लीजिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, accumulated depreciation account SOFP credit। डन। आगे बढ़े। ये एग्जाम्पल है। जब ये accumulated depreciation ये एसओएफपी जो जब आप ओवरऑल एसेट की वैल्यू कंपेयर इसमें से बात है। जी, ओवरऑल एसेट जो नॉन करंट एसेट आपने लिखा है एसओएफपी में 10,000, उसमें से आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो वो बेसिकली जो एसओएफपी पे रिकॉर्ड हो रहा है वो कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड हो रहा है इससे। ठीक है। अब आइए इस एग्जांपल पे, ब्रायन बॉक्स सेट अप हिज ओन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिजनेस ऑन 1st March 2006। He purchased a computer system on credit from a manufacturer at a cost of $16,000. The system has an expected life of 3 years and a residual value of 2500। Using straight line method, the non-current asset accumulated depreciation account SOPL SOFP would be as follows for each of the next 3 years। अब ये देखे बगैर आप जरा पता लगाओ क्या है, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, क्यों, कौन सी अमाउंट एसओपीएल में जाएगी, कौन सी अमाउंट एसओएफपी पे जाएगी, कौन सी अमाउंट जो है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगी, नॉन करंट एसेट का अकाउंट क्या बनेगा, कैरिंग अमाउंट क्या होगी, जरा कैलकुलेट तो करें, फिर हम इसको देख लेंगे। आप लोग रिवीजन किट लाए हैं F3 की? घर पे है, लेके आया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि हम सवालात यहीं पे बैठ के करेंगे।
पर डिस्कस करें। अनम डन, बताएं योर फर्स्ट आंसर। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए? 4500। 4500। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाया गया है। बैलेंस कैरेड डाउन 4500 और सेम पीएनएल अकाउंट में लेकर जाया गया है 4500। फिर उसके बाद जो आपका अल्लाह भला करे 16,000 की आपकी अमाउंट थी, उसमें से 4500 डिडक्ट किया है। तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 11,500 आ रही है। यू श्योर? 13,000। नहीं, फर्स्ट ईयर की जो हमारी आई थी, फर्स्ट ईयर की बात, हम्म। जो कैरिंग अमाउंट है फर्स्ट ईयर की वो 11,500 है। और 2008 में हमारी जो कैरिंग अमाउंट आई थी 7,000 आई थी। और आफ्टर डिडक्टिंग है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा फायदा है 4,000। बट आप ये देखें ना कि यहाँ पे हमारा अल्लाह भला करे रेसिडुअल वैल्यू भी है 2500 की। तो वो रेसिडुअल वैल्यू को आप रिमूव करेंगे तो आपके पास 13,500 बचेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अच्छा जी, फिर यहाँ पे देखें। नॉन करंट एसेट जो आपका कंप्यूटर इक्विपमेंट है, वो आपने कहाँ पे लिखना है? एसओएफपी में। एसओएफपी में आपके पास जा रहा है 16,000। ठीक है। फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं 4,500 पहले साल में, दूसरे साल में 4,500 प्लस 4,500 9,000 आ रहा है। ठीक है। तीसरे साल में प्लस 4,500 13,500 आ रहा है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक हो गई कहानी? अच्छा। बुक वैल्यू वही बच रही है 2,500, जो हमारी रेसिडुअल वैल्यू बिल्कुल सही। 3 साल बाद। बिल्कुल सही। तो आप एसओपीएल में हर साल 4,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। और कंप्यूटर एट कॉस्ट यानी एसओएफपी पे क्या चार्ज होगा? 16,000 माइनस 4,500। 2008 में 16,000 माइनस 9,000। 2009 में 16,000 माइनस 13,500। तैयब, कोई मसला? कोई चीज जो नहीं समझ आ रही? ठीक। अब अक्वायर्ड पार्ट वे थ्रू द ईयर। पार्ट वे थ्रू द ईयर हमने इसका भी देखा है कि इट्स जस्ट यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 6/12 और 3/12, वॉट एवर इज द नंबर ऑफ मंथ्स द नॉन करेंट एसेट इज विथ द ऑर्गेनाइजेशन। सेम चीज है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। इसको मैं आगे बढ़ रही हूँ। रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। हमने डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर ली है, हमने ये सारे रूल्स देख लिए हैं। अब हम रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट पे आ रहे हैं। रीवैल्यूएशन, नॉन करंट एसेट बैठे बिठाए बढ़ गया है। लैंड हो, बिल्डिंग हो, इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो बढ़ गई है तो कैसे रिकॉर्ड करें? या घट गई है तो कैसे रिकॉर्ड करें? क्योंकि रीवैल्यू में या बढ़ सकती है या घट सकती है, दो ही ऑप्शंस हैं। तो जरा देखें, आई 16 अलाउज एंटिटीज टू रीवैल्यू नॉन करंट एसेट्स टू फेयर वैल्यू, यानी कि जो मार्केट में प्राइस आपको मिल रही है। एंड व्हेन अ नॉन करंट एसेट इज रीवैल्यूड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द रीवैल्यूड अमाउंट। एक दफा रीवैल्यूएशन हो गई तो अब उस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ना के कॉस्ट पे। बात समझ आई? ये दो रूल्स हैं। आगे आइए। सवाल। When Ira Van commenced trading as a car hire dealer on 1st January 2001, he purchased business premises at a cost of $50,000. For the purpose of accounting for depreciation, he decided the following. The land part of business premises was worth $20,000. This would not be depreciated. क्यों? Land depreciate नहीं होता। Next, the building part of the business premises was worth the remaining $30,000. This would be depreciated by straight line method to a nil residual value over 30 years. After 5 years of trading, on 1st Jan 2006, IRA decides that his business premises are now worth 1,50,000 divided into land 75,000, building 75,000. Revaluation हो गई। अब बताओ उसका डेप्रिसिएशन किस तरह होगा? Calculate the annual charge for depreciation for the first 5 years of the building life and the SOFP of the land and building as at the end of each of the first 5 years. पहले 5 सालों का पहले आप लोग बताएंगे और फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन के बाद अगले
2-3 सालों का बता दे। Demonstrate the impact the revaluation will have on the depreciation charge and the statement of financial position, value of the land and building। हो जाएगा। आसान है ना? करेक्ट।
क्या आंसर आ रहा है? एनुअल चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन फर्स्ट 5 years 3,000, 1,000. 1000। तो हर साल का आपका कैरिंग अमाउंट 49, 48, 47, 46, 45। रीवैल्यूएशन के बाद क्या होगा? रीवैल्यूएशन के बाद क्या होगा, यानी कि 2006 से क्या होगा? 45 पे आपने 30 -5, 30 क्या आ रहा है? 30 तो आपको अच्छा मैंने एक साल कम की देते थे 26 ये 30,000 की है ना बिल्डिंग प्रेमिसेस, और लैंड पार्ट 20,000 का है। की वैल्यू हो गई। तो 30,000 -5,000 प्लस 20,000 आ रहा है। ये कैरिंग अमाउंट एज एंड ऑफ 2005 45,000, और न्यू एसेट वैल्यू जो फाइनेंशियल पोजीशन में शो हो रही है वो 1,50,000 की शो हो रही है। ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन है, यानी कितनी अमाउंट से बड़ा है आपका एसेट, नॉन करंट एसेट, 1,05,000, 1,05,000 से बड़े। वर यू एबल टू फाइंड दिस आउट? 1,004 आ रहा मैंने शायद एक साल एक्सपेक्ट। 2005 तक आपने करना है ना? अच्छा मैंने 46 पे 2005 तक करना है, तो 2006 पे आपका 1,05,000 से ज्यादा एक्सीड हो रहा है, रीवैल्यू हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन के लिए हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में गेन ऑन रीवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करेंगे। गेन ऑन रीवैल्यूएशन यानी 1,05,000 जो गेन हो रहा है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रीवैल्यूएशन अकाउंट करके रिकॉर्ड कर देंगे। फिर उसके बाद फ्रॉम हियर द गेन इज ट्रांसफर्ड टू द रीवैल्यूएशन सरप्लस पार्ट ऑफ कैपिटल इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रीवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ शो होता है? एसओएफपी में, इक्विटी एंड कैपिटल के, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर। आफ्टर द रीवैल्यूएशन द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड, और फिर क्या इसका फॉर्मूला होगा? रीवैल्यूड अमाउंट 75,000, बाकी के पीछे कितने साल बचे? 25 years बचे, इक्वल्स टू 3,000। क्लियर? तैयब आजा, फॉलो कर पा रहे हैं क्लास, या बिल्कुल दिमाग जो है F2 में फंसा हुआ है? अकाउंटिंग एंट्रीज, इसकी एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग कॉस्ट 75,000 माइनस 30,000 45,000, बिल्डिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000, लैंड कॉस्ट आपकी 55,000, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 1,05,000। ये एंट्री बताओ समझ आई या नहीं समझ आई? इस एंट्री में कोई बात जो नहीं समझ आ रही? ये accumulated depreciation की डेबिट क्यों है क्रेडिट क्यों? डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप चार्ज कर रहे हो ना एसओपीएल में। एक्सपेंस will always be charged in the SOPL, recorded on the debit side। ठीक है। लैंड आपका एसेट है, नॉन करंट एसेट है, और कितनी वैल्यू से आप बढ़ा रहे हो? 55,000 से। क्यों आप डायरेक्ट पूरा 75,000 क्यों नहीं लिख रहे? ये रीवैल्यूएशन है क्योंकि आप पहले 20,000 रिकॉर्ड कर चुके हो ऑलरेडी, तो लिहाजा यहाँ पे 75 माइनस 20,000 55,000 मजीद रिकॉर्ड करोगे। ठीक हो गई कहानी, अकाउंटिंग एंट्रीज आ गई। अल्लाह भला करे, इसी का फिर टी अकाउंट आ गया, ये भी आपने अच्छे से देख लेना है। रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड्स, घट रहे। जो भी आपके अमाउंट है, वैल्यू है एसेट की, नॉन करंट एसेट की, जिस पे खरीदा है बट अब मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है तो उसकी वैल्यू कम हो गई है। आप देखते हो अक्सर अपने रियल लाइफ में भी, बैरिया टाउन की वैल्यू बढ़ गई थी, अब इस वक्त गिरी हुई है। क्यों गिरी हुई है? वहां पानी सप्लाई गवर्नमेंट ने रोक दी है, जिस वजह से उसकी वैल्यू, वहां के प्रॉपर्टीज की वैल्यू गिर गई है, फॉल हो गई है। तो फॉल हो गई है तो रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड्स किस तरह होगा? जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू डिड अबव। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 20,000 क्योंकि आप कम कर रहे हो डेबिट सरप्लस को। बिल्डिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो डेबिट पे ही चार्ज होगा, एंड बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो कितने से कम हो रही है? तो अगर वो 35,000 से कम हो रही है तो आपने 35,000 उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। क्लियर है यहाँ पे कहानी? ऑल राइट। अब हमारा जो लास्ट आई थिंक डिस्पोजल का बच रहा है, आगे और भी चीजें डिस्पोजल है, स्क्रैप,
डिस्क्लोजर एंड एफएसआई। ठीक है, आज हम यहीं तक रोकते हैं। आज हम यहीं तक रोकते हैं, कुछ चीजें और भी हैं, जल्दी रश करने का फायदा नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे। और प्लीज नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपना रिवीजन किट जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम 2 घंटे की क्लास के बाद 1 घंटा यहीं पे बैठ के रिवीजन किट भी सम्स करें, ताकि हमारा साथ साथ सिलेबस कवर होता जाए, घर जाके आपको सिर्फ रिवाइज करना हो। तो हमने यहाँ तक कर लिया है नॉन करंट एसिड डिस्पोजल्स, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखें।